कालू कौवे के घर के पास 2 पेड़ थे। एक दिन कालू कौवा एक पेड़ को पानी दिए जा रहा था। तब चिड़िया बोलती है, कालू भैया थोड़ा पानी इस सूखे पेड़ को भी दे दे, बेचारा कैसे सूखकर कांटा बन गया। आप कब से इसी में पानी डाले जा रहे हो। टोनी चिड़िया, मैं ऐसे खराब पेड़ को पानी नहीं देता। मेरा ये पेड़ देखो कैसे हरा भरा है, मैं तो इसी से प्यार करता हूँ। लेकिन कौवे भाई, ये पेड़ भी तो आपके पास ही है, इसको भी पानी देकर थोड़ा हरा भरा कर दो। अगर तुझे ज्यादा फिक्र है तो तू ही पानी दे इसे, तेरे क्या पंख टूट गए हैं। ठीक है कालू भैया, मैं दे दूंगी पानी। जरा आप ये लोटा मुझे दिखा दे, मैं नदी से भर कर ले आऊंगी। क्यों दे दूं तुझे ये लोटा? ये लोटा मेरा है, तू अपने घर से ले आ। आई बड़ी बोलने वाली। ऐसे बोल के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया पास में ही बने कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मुझे एक बर्तन दे दो, मुझे नदी से पानी लाना है। माफ करना टोनी बहन, मैंने लोटे में दही जमा रखी है, खाली होता तो दे देता। कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं किसी और से बर्तन ले लूंगी। फिर टोनी चिड़िया अपने घर जाती है। उसकी बेटी गुड़िया मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाकर खेल रही थी। मम्मा ये देखो, मेरा मिट्टी का गिलास और कटोरी और चम्मच भी है ना सुंदर। हाँ गुड़िया बेटी, ये तो बहुत सुंदर है, मगर ये मिट्टी कहाँ से लाई हो तुम। मम्मा, बड़ी झील के पास ऐसी गीली मिट्टी और मुलायम मिट्टी पड़ी है, मैं तो वहीं से लाई हूँ, आपको क्या काम है। गुड़िया बेटी, मुझे वहाँ ले चलो, हमारे पास कोई भी ऐसा बर्तन नहीं है जिसमें मैं पानी ला सकूँ, तो मैं भी मिट्टी का एक मटका बना लूंगी। फिर गुड़िया अपनी माँ को झील किनारे ले जाती है। टोनी मिट्टी का एक मटका बनाती है और उसे धूप में रख देती। मम्मा, आपने तो बहुत सुंदर मटका बनाया है, वैसे आज आपको मटके की क्या जरूरत होगी। गुड़िया, एक पेड़ है, बेचारा सूख रहा है, उसी को पानी लगाना है, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। देखो तो मटका सूख भी गया। हाँ मम्मा, धूप इतनी तेज है, मटका सूख गया। फिर टोनी मटके को पानी से भरती है और उसी सूखे पेड़ के पास पहुंच जाती। वो सारा पानी पेड़ की जड़ों में डाल देती है। पेड़ बहुत दिनों से प्यासा था, वो सारा पानी सोख लेता है। उसी दिन से टोनी हर दिन पेड़ को पानी देती। धीरे धीरे वो पेड़ हरी हरी पत्तियों से भर जाता है। अरे वाह, मेरी मेहनत रंग लाई, पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। अब कुछ दिनों बाद इस पर फल लगेगा तो पता चलेगा ये पेड़ किस चीज का है। टोनी पानी लगाकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों पेड़ों पर आम लग जाते हैं। कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके पेड़ पर बड़े बड़े आम लगे थे। देख लिया नतीजा, आ गया स्वाद। तेरे पेड़ पर तो छोटे छोटे आम लगे हैं और मेरे पेड़ पर ये बड़े बड़े आम। बेवकूफ, दिन भर पेड़ को पानी देती रही और मिला क्या, छोटे छोटे आम। ये पेड़ खराब है। कालू कौवा अपने पेड़ से टोकरी भर के आम तोड़ता है और उन्हें लेकर बाजार चला जाता। इतने छोटे आम तो मैंने पहले कभी नहीं देखे, बाजार में इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। सोचा था आम बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगी और सर्दियों के लिए गर्म घोंसला खरीदूंगी, लेकिन अब ये आम कौन खरीदेगा। मम्मा, छोटे हैं तो क्या हुआ, है तो आखिर आम ही, ज्यादा न सही थोड़े पैसे तो मिल ही जाएंगे। चलो हम अपने आमों को बाजार लेकर जाते हैं। अपनी बेटी की बात मानकर टोनी आम तोड़ने लगती है। इधर कालू कौवा अपने आम बेच रहा होता है। आम खाओ, मीठे मीठे आम खा लो, आम खाओ, कालू के आम खाओ। दोस्त कबूतर, वहाँ देखो कितने बड़े बड़े और रसीले आम हैं, मेरा तो दिल खाने का कर गया। हाँ तो चलो मिट्ठू, मना किसने किया है, आम मुझे भी खाने हैं। वो दोनों दोस्त कालू कौवे के पास आते हैं और पैसे देकर 1-1 किलो आम खरीद लेते। कबूतर, किसी अच्छी सी जगह पर बैठकर आम खाएंगे। हाँ चलो, बड़े पेड़ की घनी छांव के पास चलते हैं, वहीं खाएंगे रसीले आम। ऐसे वो दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ टोनी चिड़िया अपने छोटे आमों को लेकर आती है और कालू कौवे के सामने बेचने लगती। आम वाली, ताजी ताजी आम ले लो, आम वाली, मीठे मीठे आम ले लो। अरे भाई, ये आम है कि आम की गुठली, ये कैसे छोटे छोटे आम बेच रही हो। बहन जी, मेरे छोटे आम बहुत स्वादिष्ट है, एक बार चख कर तो देखें।
नहीं नहीं चिड़िया, मैं तो उस कौवे के आम खरीदूंगी, देखना कितने बड़े बड़े आम हैं। ऐसे कहते हुए वो चिड़िया कौवे के आम खरीदती है। टोनी का चेहरा उदास था तो वहीं कालू कौवा हंस रहा था। मैंने मना किया था ना, तेरे ये बेर से आम कोई नहीं खरीदेगा। कौवे भाई, आप अपने आम बेचे, वो देखें कई ग्राहक खड़े हैं, जाओ अपने आमों के पास। हाँ हाँ जाता हूँ, थोड़ी देर में मेरे सारे आम बिक जाएंगे, मैं तो घर भी चला जाऊंगा, तू रह जाएगी यही आम बेचती। कालू कौवा अपने आमों के पास जाता है। वहाँ पक्षी गुस्से में खड़े थे। कौवे, ये कोई आम है ना कोई स्वाद है, जल्दी से हमारे पैसे वापस करो। हाँ हाँ, हमारे पैसे वापस दो, आम खाने लायक ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है, इनका बस साइज बड़ा है। हाँ भाई, मेरे बच्चों ने भी ये आम नहीं खाए, मुझे भी अपने पैसे चाहिए। तुम सबका दिमाग खराब है जो यहाँ लड़ने आए हो, मैं पैसे नहीं दूंगा, जैसे भी आम है अब खा लो, और नहीं खाए जाते तो फेंक दो, मगर मैं पैसे नहीं दूंगा। कालू कौवे की इस बात पर उन तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो सारे आम बिखेर देते हैं। मिट्ठू तो गुस्से में कालू कौवे को मार लगा देता है। तोता कबूतर, एक बार मेरे आम तो खरीद कर देखो, ये छोटी बेशक है लेकिन स्वाद है। फिर वो सब चिड़िया के पास जाते हैं। मिट्ठू तोता चिड़िया का आम खाता है। सही कहा, ये आम तो स्वादिष्ट है, बहुत मीठे हैं, मुझे 2 किलो दे दो। ऐसे वो सब पक्षी टोनी के छोटे आम खरीद कर ले जाते हैं। ये देखकर कौवा तो बहुत जलता है और घर जाकर अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बता देता। कालू, वो दोनों ही पेड़ हमारे घर के नजदीक है, इसलिए अब से तुम छोटे आम बेचने जाओगे, छोटी चिड़िया को तो मैं देख लूंगी। लेकिन वो छोटी चिड़िया उस पेड़ को मुझे छूने भी नहीं देगी, जंगल के सब पक्षी जानते हैं चिड़िया ने ही उस पेड़ को बचाया है, अब टोनी ही उसकी हकदार है। फिर गौरी कवि कालू कौवे को अपना प्लान बताती है। दूसरे दिन जब टोनी चिड़िया आम तोड़ने जाती तो गौरी उसे रोकते हुए कहती है, टोनी बहन, मैंने घी डालकर खिचड़ी बनाई है, आज मेरी माँ आने वाली थी मगर वो अब तक नहीं आई, खिचड़ी खराब न हो जाए इसलिए तुम खा लो। लेकिन गौरी, मैं आपकी खिचड़ी कैसे खा सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं, खा लो वरना खराब हो जाएगी, अब ज्यादा तो बन गई है, थोड़ी बहुत तुम खा लो, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, प्लीज मना ना करना क्योंकि मेरा फेंकने का मन नहीं है। गौरी, मैं घर जाकर खा लूंगी, अभी तो मुझे आम तोड़ने हैं, खिचड़ी में रख लेती हूँ। ठीक है, ले जाओ, याद से खा लेना और बताना स्वाद कैसा है। फिर टोनी चिड़िया वो खिचड़ी लेकर वहाँ से तेज उड़ती है। कालू, हो गया काम, अब जैसे ही ये टोनी जहर वाली खिचड़ी खाएगी तो मर जाएगी और फिर पेड़ भी हमारा और आम भी हमारे। वाह गौरी, मान गया, तुम्हारे दिमाग को तो मान गया, इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं था, आपने तो कमाल कर दिया। टोनी खिचड़ी को एक तरफ रखकर आम तोड़ने लगती है, तब वहाँ पर उड़ता हुआ जग्गू कौवा आता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, चिड़िया आंटी तो आम तोड़ने में व्यस्त है, हाँ मैं खिचड़ी खा लेता हूँ। जग्गू कौवा चुपके से सारी खिचड़ी खा लेता है और वहीं तड़प तड़प कर मर जाता। कालू गौरी भागे भागे वहाँ आते हैं तो अपने बेटे को मरा देखकर खूब रोने लगते हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया, मेरा बेटा, मेरे जग्गू बेटे उठ जा, तुझे कुछ नहीं होगा। गौरी गौरी, लगता है हमारे बेटे ने वो जहर वाली खिचड़ी खा ली, अब ये मर चुका है। छी कालू गौरी, तुमने मुझे मारना चाहा और देखो बेचारा जग्गू कौवा जान से मर गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जो जाल तुमने मेरे लिए फैलाया था उसमें खुद तुम्हारा ही बेटा गिर गया, कम से कम अब तो सुधर जाओ। कौवे की सच्चाई सब पक्षियों को पता चल चुकी थी, वो तो कौवों की खूब थू-थू करते हैं और वो दोनों रोते रह जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। चील सरपंच के घर में शादी की तैयारी चल रही थी क्योंकि 15 दिन बाद चील की इकलौती बेटी की शादी होने वाली थी। ये भी नहीं मम्मा, मेरी शादी है, कोई डांस कंपटीशन नहीं, जो मुझे ये बेकार से बेकार लहंगे दिखा रही है, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं पसंद। जो ही बेटी, जंगल की सबसे बड़ी दुकान के लहंगे हैं ये, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, तुम भी ये गुलाबी वाला पसंद कर लो।
नहीं माँ, मुझे ये लहंगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आप हटा ले, वरना मैं सभी में आग लगा दूंगी। मुझे नहीं पहनने ये लहंगे। उन दोनों की बातें दरवाजे पर खड़ा पिता चील सुन रहा था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। मेरी इकलौती बेटी की शादी है, सब बहुत अच्छा है, तो लहंगा भी इसी की पसंद का आएगा। बेटी तुम मन उदास ना करो, मेरी बेटी ऐसा लहंगा पहनेगी जो पहले किसी ने ना देखा हो, ना किसी ने पहना हो, सबसे हटके। पिता चील अपने नौकर कबूतर से बात करता है। कबूतर तुरंत ही जंगल में घोषणा करने के लिए निकल जाता है। चील सरपंच जी ने ये घोषणा करवाई है, जो भी पक्षी बढ़िया सा लहंगा बना कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। जल्दी से सब काम पर लग जाओ। कालू जी, सुना आपने? चील सरपंच इनाम देंगे जो सबसे ज्यादा सुंदर लहंगा बनाएगा, और वो इनाम मेरा होगा। क्यों गौरी, इनाम तुम्हें क्यों मिलेगा? पहले लहंगा तो बनाओ, तभी इनाम की बात करना। बड़े बड़े डिजाइनरों के लहंगे चील की बेटी को पसंद नहीं आए हैं, मुझे तो तेरे बताया। अरे कालू, मैं तो ऐसा लहंगा बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएं। लो पैसे और बाजार जाकर मोती खरीद लाओ, मुझे लहंगा बनाना आता है। अब जल्दी जाओ। गौरी से पैसे लेकर कालू कौवा उड़ता हुआ जाता है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिल जाती है। अरे कालू भैया, आप कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, मैं बाजार जा रहा हूँ, क्योंकि चील की बेटी के लिए गौरी लहंगा बनाएगी। और तुम ये फावड़ा लेकर कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। बाग बगीचे की साफ सफाई करनी है, इसलिए फावड़ा ले जा रही हूँ। चिड़िया, तुम लहंगा नहीं बनाओगी? अरे कालू भैया, मैं गरीब कहाँ से लहंगा बनाऊंगी? मुझे तो काम से ही फुर्सत नहीं। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बातें कर वो दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। पत्नी जी, आपको तो बहुत अच्छे से सिलाई करनी आती है। जो आप जूही बेटी के लिए एक सुंदर सा लहंगा बनाओगी और उसे पसंद आ गया तो हम माला माल हो जाएंगे। चील सरपंच उसे सोने की असरफिया देंगे। पति जी, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा लहंगा बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे और इनाम तो मुझे ही मिलेगा। हाँ, तो अभी से तैयारियों में लग जाओ, जो भी कुछ चाहिए मैं बाजार से ले आऊंगा। फिर हरियाली अपनी सिलाई मशीन निकालती है और लहंगा बनाने में लग जाती। ऐसे ही एक हफ्ते का समय बीत जाता है। एक शाम गौरी, हरियाली, लूसी बातें कर रही थी। हरियाली, मैंने तो बड़ा ही सुंदर लहंगा बनाया है, अब दुपट्टा बनाना रह गया है। लूसी, आप अपना लहंगा हमें नहीं दिखाओगी? नहीं नहीं, मैं अपना लहंगा किसी को नहीं दिखाऊंगी। लहंगे में पूरे 18 दिन लग गए, अब तो तुम प्रतियोगिता में ही देखना। चाहे कितना भी सुंदर हो, मेरे लहंगे के आगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। मैंने तो बहुत सुंदर लहंगा बनाया है। हाँ हाँ, देख लेंगे किसका लहंगा चील की बेटी को पसंद आता है। वो तीनों ऐसे बातें कर रही थी, तभी वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। आओ आओ चिड़िया, आपने कैसा लहंगा बनाया है? हरियाली बहन, मुझे कहाँ सिलाई करनी आती है, मैं तो साधारण सी मजदूर हूँ, तो मैं कैसे लहंगा बनाऊंगी? हरियाली, लहंगा बनाने में पैसे खर्च होते हैं और इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती, तो क्या लहंगा अपने दांतों से बनाएगी? ये बात तो ठीक कही गौरी ने। मेरा अब तक का 11,000 का खर्चा हो गया और ये तो पहले ही मेरे घर से भीख मांगती है, तो ये कहाँ से लहंगा बनाएगी? हाँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे लहंगे में थोड़ा सा काम और करना है। ऐसे वो तीनों वहाँ से चली जाती है। लूसी और गौरी की बात चिड़िया को चुभ गई थी। ये लहंगा क्या बना रही है, खुद को अमीर जाती समझने लगी। मैं भी अब लहंगा बनाऊंगी और दिखा दूंगी इन सबको गरीब का मजाक कैसे बनाते हैं। फिर रानो अपने घर जाती है। वो चुपचाप सी थी। तब उसकी बेटी गुड़िया कहती है, मम्मा, आप उदास क्यों हो? अभी थोड़ी देर पहले तो आप खुश थी, फिर अचानक से क्या हो गया? गुड़िया बेटी, नदी पर गौरी, लूसी, हरियाली मेरी गरीबी का मजाक बना रही थी, क्योंकि वो चील सरपंच की बेटी के लिए लहंगा जो बना रही है। मम्मा, आप भी लहंगा बनाओ ना, मुझे यकीन है आप जो भी बनाओगी वो सबसे अच्छा लहंगा होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, मगर कैसे? लहंगा बनाने के लिए पैसे चाहिए। मम्मा, आप अपने गले का हार बेच दो और लहंगा बना दो, जो इनाम मिलेगा उससे दोबारा से के हार खरीद लेना। मम्मा चिड़िया को अपनी बेटी की बात सही लगती है। वो हार को बेचने सुनार उल्लू के पास जाती है। लो रानो बहन, इस हार के इतने ही पैसे बनते हैं। 5,000? ये तो बहुत कम है। मेरे पति ने ये 8,000 का बनवाया था और आप इसके पूरे पैसे देने की बजाय मुझे कम दे रहे हैं। देखो, अब ये पुराना सोना है,
मैं तो इसके 5,000 से एक चवन्नी भी ज्यादा नहीं दूंगा। देना है तो दो, वरना जाओ। चिड़िया पैसे ले लेती है और लहंगा बनाने का सामान ले आती, मगर उन कम पैसों से लहंगे का पूरा सामान नहीं आता है। ये कपड़ा तो बहुत कम है, इसका लहंगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब और पैसे कहाँ से लाऊं? चिड़िया ऐसे परेशान थी। तभी उसका ध्यान आंगन में लगे रंग बिरंगे फूलों पर जाता है। वो भागकर बाहर आती है और फूलों की खुशबू लेते हुए कहती है, कितनी प्यारी खुशबू है। इन फूलों का लहंगा चील सरपंच की बेटी को जरूर पसंद आएगा। क्या माँ, आप इन फूलों से लहंगा बनाओगी? हाँ, बहुत सुंदर लगेगा, सबसे अलग भी होगा। आप जल्दी से बनाओ। फिर रानो ताजे ताजे फूल और हरी हरी घास तोड़कर घर ले आती है। दिन बीत जाता है। आज चील की बेटी की शादी थी। सब पक्षी अपने द्वारा बनाए हुए लहंगे लेकर एक एक करके चील की बेटी को दिखाते हैं। मैम साहब, ये लहंगा देखें, आप पर खूब जचेगा। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। नहीं नहीं, ये पुराना डिजाइन है, मुझे ये लहंगा बिल्कुल भी पसंद नहीं। कबूतर और लूसी अपना लहंगा लेकर साइड हो जाती है। हाँ हाँ, आ गया पसंद तुम्हारा लहंगा, बहुत सुंदर है। अब देखना मेरा लहंगा कैसे सबको पसंद आता है। चलो कालू जी। कालू गौरी लहंगा दिखाते हैं। चील की बेटी को तो वो भी पसंद नहीं आता और वो भी बाहर आ जाती है। क्या हुआ गौरी, आपका लहंगा किसी को पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, मेरे लहंगे की सब तारीफ कर रहे थे, बस चील की बेटी को ही पसंद नहीं आया। अरे वो देखो, चिड़िया अपनी बेटी के साथ इसी तरफ आ रही है और साथ में लहंगा भी है। मुझे तो चिड़िया का लहंगा बहुत अच्छा लगा। अरे चिड़िया, तू यहाँ बेकार ही आई है और ये क्या घास फूस उठा लाई? ये लहंगा जानवरों को थोड़े ना पहनना है, चील सरपंच की बेटी को पहनना है। अब जाओ यहाँ से। मम्मा, आप आगे चले, किसी की बातों पर ध्यान न दे। फिर वो दोनों भी चील की बेटी को अपना घास और फूल का लहंगा दिखाती है। चील की बेटी तो लहंगा देखते ही खुश हो जाती। हाँ हाँ, सबसे अच्छा लगा मुझे ये लहंगा। पिताजी, मैं यही लहंगा पहनूंगी, मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। चील की बेटी की ये बात सुनकर माँ बेटी तो खुशी से फूली नहीं समाती। तो दूसरी तरफ गुड़िया लूसी हरियाली जलने लगी थी। लो चिड़िया, अपना इनाम, इसमें पूरी 1000 सोने की असरफियाँ हैं। तुम्हारा धन्यवाद जो हमारी बेटी को खुश किया। चिड़िया खुशी खुशी चील सरपंच से पोटली लेती है। सब पक्षी दंग रह जाते हैं, मगर चिड़िया अपना इनाम लेकर खुशी के साथ अपने घर चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया का एक बेटा था। वो शहर में नौकरी किया करता। रानो की बहू अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। यह भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है और ये बूढ़ी कमबख्त अभी तक सो रही है। ऐसे कुक्कू की बहू बूढ़ी रानो चिड़िया को लाठी से मारती है। बचाओ बचाओ, सोनम बेटी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने अब कौन सा काम बिगाड़ा है? बूढ़ी, दोपहर होने को है, खाना कौन बनाएगा? बहू, मेरे सर में दर्द है, बुखार आ रहा है, आज तुम ही खाना बना लो। मैं बुलबुल वैद्य से दवाई लेने जाती हूँ। भैंस जितनी मोटी है, घर से बाहर निकलना चाहती है ताकि मेरी चुगली कर सके। मैं सब समझती हूँ, अब चुपचाप से खाना बना, मैं बुखार की दवाई लाती हूँ। बेटी, बुलबुल मुझे चेक कर लेगी तो अच्छी दवा देगी। बढ़िया, एक बार का समझ नहीं आता, लगता है तेरे पंख तोड़ने होंगे। बूढ़ी सास रानो तो डर जाती है और चुपचाप खाना बनाने लगती और सोनम चिड़िया घर से बाहर चली जाती है। रानो चिड़िया धीरे धीरे खाना बनाती है। हे ऊपर वाले, ये किस जन्म का बदला ले रहा है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहू मुझ पर इतने जुल्म करेगी। इस बुढ़िया का हर दिन का ड्रामा बन गया है। नीम के दाने ले जाती हूँ, पैसे बचेंगे, मरती तो है नहीं, बस खामेखा खर्चा करवाती है। ऐसे सोनम नीम की निंबोरी तोड़ती है। रास्ते में गौरी, कवि और कबूतर दोनों रानो के बारे में बात कर रहे थे। तब सोनम उनकी बातें छुपकर सुनती है। गौरी, क्या अब तुमने रानो को देखा है? वो कैसी है? मैंने तो उसे बहुत समय से नहीं देखा। कबूतर भाई, अब रानो के बारे में क्या ही बताऊं, बेचारे की नौकरों से भी बुरी हालत हो गई है। उसकी बहू एक नंबर की डायन है, उसे घर से बाहर निकलने भी नहीं देती। मैं रोज उसकी रोने की आवाज सुनती हूँ, पर क्या करूँ? आने दो कुक्कू बेटे को,
हम सब मिलकर सोनम बहू की शिकायत करेंगे। बेचारी रानो चिड़िया कितनी भोली थी, उसे हम ऐसे नहीं देख सकते। अच्छा, तो ये काली कवि मेरे घर की बात सबको बता रही है। ऐसे तो मैं पूरे जंगल में बदनाम हो जाऊंगी। पहले इसी का मुंह बंद करना पड़ेगा। फिर सोनम बहू घर आती है। बहू, दवा कहाँ है? ये तो नीम की निबोरी है। बुढ़िया, अब तो इन्हें ही खा ले, जब भी ठीक रहेगी, ऐसा मुझे बुलबुल वैद ने कहा है। ठीक है, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं ये निबोरी खा लेती हूँ। रानो चुपचाप ही नीम की निबोरी खा लेती है। वो बहुत कड़वी थी। फिर दूसरे दिन सोनम बहू गोरी कवि के घर जाती है। गोरी आंटी जी, मेरी माँ जी ने ये गाजर का हलवा बनाया था और बोल रही थी आपको दे दूं क्योंकि आपका फेवरेट है। हाँ, रानो जब भी गाजर का हलवा बनाती थी तब मुझे जरूर देती थी। ऐसे सोनम वहीं पास वाले पेड़ पर बैठ जाती है। गोरी कवि गाजर का हलवा बड़े शौक से खाती है तो थोड़ी ही देर में उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। हाय, मैं मर गई, मेरा पेट, जल्दी कोई वैद्य को बुलाओ, मैं दर्द से मर रही हूँ। उसका पति कालू कौवा भागकर तोते वैद्य को बुलाकर लाता है। तोता डॉक्टर उसे 6 इंजेक्शन लगाता है। तोते डॉक्टर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? शुक्र मानो मैं सही समय पर आ गया। गोरी ने जहरीली दवा खा ली थी और गोरी की जान भी जा सकती थी और 3 दिनों तक अब ये शीशी पीनी है, तब जाकर पेट साफ होगा। ऐसे दवा देकर तोता डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कालू, कीड़े पड़े उस सोनम को, वही मुझे गाजर का हलवा देकर गई थी, खाते ही मेरा बुरा हाल हो गया। गोरी, वो सोनम बहुत खतरनाक है, उससे तुम दूर ही रहना। गोरी बुढ़िया, काली कलोटी कहीं की, अब बोलकर दिखा, मेरे बारे में कोको को सिखाने वाली थी। ऐसे सोनम बहू बहुत खुश होती है। तो दूसरी तरफ रानो सुबह शाम नीम की कड़वी निबोरी खा रही थी, मगर वो ठीक नहीं होती और दिन पे दिन कमजोर होती जा रही थी। एक शाम वो खाने का बर्तन ला रही थी, तभी अचानक से बर्तन छूट जाता है और जालम बहू लाठी लेकर आती है। हाय राम, सारी खीर नीचे गिरा दी, कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तेरे पंखों से बड़े बर्तन गिरते हैं, आज तेरी खैर नहीं। सोनम बहू, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो, नीम खाने से कुछ नहीं हो रहा। तुझे वैद्य की नहीं, मेरी मार की जरूरत है, ले। ऐसे जालिम बहू रानो को लगातार मारती है और वो जमीन पर गिर जाती। रोने धोने की आवाज बाहर तक जा रही थी। सुना कालू, रानो रो रही है, उसकी अत्याचारी बहू उसे फिर से मार रही है, तुम जाकर बचाओ उसे। गोरी भूल गई गाजर के हलवे वाली बात, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को आने दो तभी जाऊंगा। वो दोनों बड़े गौर से सुन रहे थे। तभी वहाँ कबूतर आता है और वो भागकर रानो चिड़िया को बचाने जाते। गोरी कालू खिड़की से देखते हैं। बस करो सोनम, अपनी बूढ़ी सास को और कितना मारोगी? इसकी हालत देखो, आंखों के नीचे काले घेरे, बेचारी बीमार है। कबूतर, मुझे बचा लो, वरना ये मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। बूढ़े कबूतर, तू अपने काम से काम रख, हम सास बहू के बीच में न पड़। अब मेरे घर से निकल जा, मैं समझा देती हूँ तुझे। मैं ऐसे रानो को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुझे शर्म नहीं आती? बूढ़ी माँ पर इतना अत्याचार करती है। गंदे कबूतर, शर्म तो तुझे ही आनी चाहिए, ऐसे औरतों के घर पे जबरदस्ती घुसता है। ये बुढ़िया तेरी कौन लगती है? रुको, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, मेरी बूढ़ी सास को छेड़ता है। अरे रे कालू जी, ये तो बहुत चालाक है, पुलिस को बुला रही है। चलो चलो यहाँ से, वरना तुम पर भी छोटा इल्जाम लगा देगी। गोरी और कालू अपने घर भाग जाते हैं। कबूतर भी डर गया था। अब दिन पे दिन रानो की हालत और भी खराब हो जाती है। वो अपने बेटे को याद करके रो रही थी। कुकू बेटा, एक बार घर आ जा, तुझे देख लूं, फिर सुकून से मर जाऊंगी। रानो रो रही थी। तभी उनके घर डाकिया आता है और कुक्कू की चिट्ठी देकर चला जाता। कुक्कू जी कल आ रहे हैं, ऐसे बीमार इस बुढ़िया को देखेंगे तो इसी की सेवा पानी में लग जाएंगे और सारे पैसे खर्च कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। बहू, क्या कुक्कू की चिट्ठी आई है? वो कब आ रहा है? बढ़िया, कुक्कू तो नहीं आ रहे, पर तुम्हें अपने पास बुलाया है, बताओ जाओगी? हाँ हाँ, मुझे मेरे बेटे के पास भेज दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। ठीक है तो चल, आज ही तुझे बस में बिठा देती हूँ, तू जहाँ उतरेगी वहीं से कुक्कू तुझे ले जाएगा।
फिर शाम होते ही सोनम बहू रानो को बस में बिठा देती है और घर आकर बहुत खुश होती। काफी देर बाद बस कंडक्टर कहता है, बूढ़ी माँ जी, सारे बस स्टॉप निकल गए, आपको कहाँ उतरना है? ड्राइवर भाई साहब, मेरा बेटा आएगा मुझे लेने, वो मुझे बस के अंदर से ही ले जाएगा, मेरी बहू ने बताया था। बस कंडक्टर रानो को रोड पर उतार के चला जाता है। बूढ़ी रानो पूरी रात रोड पर बिताती है। दूसरे दिन कुकू घर आता है। सोनम जी, माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुकू जी, माँ जी अपनी सहेली के साथ यात्रा करने गई हैं, बहुत मजे में है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस भर कर गई है यहाँ से। कुकू को सोनम की बात पर विश्वास हो जाता है। एक दिन वो कुछ सामान लेकर घर जा रहा था, तब रास्ते में उसे कबूतर मिल जाता है। कबूतर अंकल जी नमस्ते, आप नहीं गई यात्रा करने? अरे बेटा कुकू, कैसी यात्रा, और तेरी माँ अब कैसी है? उसकी अच्छे से सेवा कर, बढ़िया से डॉक्टर से इलाज करवा, वरना वो मर जाएगी, बेचारी की हालत बहुत खराब है। फिर कबूतर सारी बात कुकू को बता देता है। वो गुस्से में लाल पीला हो जाता और सोनम को तब तक मारता है जब तक वो सच ना बोल देती। पति जी, मुझे ना मारे, माँ को मैंने शहर भेज दिया है, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जब तक माँ नहीं मिल जाती तो भी घर से बाहर ही रहेगी। ऐसे कुकू सोनम को घर से बाहर निकाल देता है और ताला लगाकर शहर में अपनी माँ को ढूंढने चला जाता। माँ रानो बेचारी कचरे के ढेर में पड़ी हुई थी। माँ, मुझे माफ कर दो। कुकू बेटा, मुझे अपने साथ ले जा, मैं अब उस घर में नहीं रहूंगी। फिर कुकू अपनी माँ के साथ शहर चला जाता है और उसकी दिन रात सेवा करता। माँ चिड़िया बहुत जल्द स्वस्थ हो जाती है। तो वहीं सोनम चिड़िया दर दर की ठोकरें खा रही थी। उसे कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहता था। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।